आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर 15 को, जैव विविधता और क्या चीज़, संरक्षण। तो टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा नहीं है। पहला टॉपिक क्या है, जैव विविधता, और दूसरा है संरक्षण। ये संरक्षण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और चैप्टर वाकई है भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कि क्या है जैव विविधता। समझ में आ रहा है ना, जैव विविधता आखिर है क्या। तो इसको हम लोगों को देखना है। जैव विविधता कहते हैं हम लोग जीवों की संख्या, मतलब संख्या बोले तो उनका प्रकार, उनका प्रकार कितना टाइप का है। जैसे हम लोग अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं, बंद कर दो, अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है ना, पूरा पूरा अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, जीवित चीज़ें। जीवित चीज़ें जो है वो अलग अलग प्रकार की दिखती हैं, ठीक है ना। चींटियाँ दिखेंगी, छिपकली दिखेंगी, पक्षी दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे, ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, मनुष्य दिखाई देंगे। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जितनी ज़्यादा वैरायटी के जीव दिखाई दे दें उनको हम लोग क्या कहेंगे, जैव विविधता। समझ में आ रहा है ना। तो जैव विविधता शब्द जो है ये देखें, हम लोगों को बताया जा रहा है ना कि दूर स्थित अन्य कोई ग्रह से एलियन आया होगा, ठीक है ना, और वो घूम रहा होगा अगर पृथ्वी पे, तो कह रहा होगा कि भाई बताइए यहाँ कितना ज़्यादा जीवन है, जीवन की अति विशालता है। समझ में आ रहा है ना, यानी वैरायटी वैरायटी के जीव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे भी बताया गया है कि हमारे धरती पे जो है क्या होते हैं, 17 से 18 लाख प्रकार के जीव हैं। 17 से कितना प्रकार के जीव हैं, 18 लाख प्रकार के जीव हैं अभी आज के टाइम में, ठीक है ना, ऑन रजिस्टर, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। अभी अनरिकॉर्डेड बहुत सारे हैं, मतलब जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में अभी पता ही नहीं चला है, क्योंकि पृथ्वी का पूरा भाग जो है एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी आज तक। अगर पूरा भाग एक्सप्लोर होगा तो ये अनुमान लगाया गया है कि 17 नहीं बल्कि 70 लाख प्रकार के जीव होंगे। कितना लाख प्रकार के जीव होंगे, 70 लाख प्रकार के। इसमें कौन कौन आएंगे, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है ना, ये सभी आएंगे। इन सबको मिला के जो है कितने प्रकार के जीव हैं, 70 लाख प्रकार के जीव हैं। ये सब जो है अलग अलग वैज्ञानिकों की परिकल्पना है, लेकिन उनमें से खोजे कितने गए हैं, 17 से 18 लाख प्रकार के जो है जीव खोजे गए हैं। समझ में आ रहा है ना। और सभी लोगों को जो है एक चीज़ बताना है कि टेलीग्राम जो है वो उस पर एकदम फुल्ली अपडेटेड रहें। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कभी कभी जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों को नहीं बताया गया है, वो चीज़ें जो है भेजी जा रही हैं। जैसे कल का भेजा गया था एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, याद आ रहा है ना। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो हम लोग किसको कहते हैं, डीपीटी को, ठीक है ना। ऑप्शन दे देगा, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसको कहते हैं। ऑप्शन दे देगा डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो बीसीजी भी पढ़ेंगे, पता चलेगा भाई 3 लेटर है, ट्रिपल एंटीजन होगा, ठीक है। टीएबी भी पढ़ेंगे तो वो भी जो है हम लोगों को लगेगा कि क्या है, ये भी ट्रिपल एंटीजन है, और डीपीटी तो है ही। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों को याद रखना है ये तीनों में से ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन है, डीपीटी है। किससे किससे बचाता है हमको, कौन कौन सी बीमारी से, खांसी और, हाँ नहीं नहीं, बीमारी का नाम डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस काली खांसी को कहते हैं। बर्डोटेला पर्ट्यूसिस जो है उसका पैथोजन होता है, और डिप्थेरिया होता है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से। तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से डिप्थेरिया, और बर्डोटेला पर्ट्यूसिस से पर्ट्यूसिस काली खांसी, और एक और हो गया क्या चीज़, टिटनस, टिटनस, टाइफाइड नहीं। अब वहाँ पे भी कंफ्यूज करता है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और टिटनस, ये तीनों दे देता है। समझिए आप कौन टी समझिएगा। तो वहाँ याद रखें हम लोग क्या होगा, टिटनस होगा। धनुष टंकार, टिटनस को हम लोग क्या कहते हैं, धनुष टंकार कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी याद आ रहे हैं ना उनको जो है टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है। प्लस कल का एक मॉडल सेट भेजा गया है। सब लोगों का जो है क्वेश्चन था सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव पहले नहीं भेजा जाता है जानबूझ के कि थोड़ा एग्ज़ाम और हम लोगों के करीब आ जाए। एग्ज़ाम जैसे करीब आएगा उसके बाद जो है सब्जेक्टिव तुरंत जाने लगेगा। तो अभी
हम लोगों को करीब करीब 10 जो है सेट मिलेगा। 10, समझ में आ रहा है ना, 10 मॉडल सेट मिलेंगे। और 10 मॉडल सेट में, समझ में आ रहा है ना, 10 मॉडल सेट में जो है हम लोगों को 28 के आसपास ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना, 28 ऑब्जेक्टिव। और 11 या 12 जो है ना शॉर्ट टाइप मिलेंगे। और 8 के आसपास, 8 या 9 लॉन्ग टाइप होगा। समझ में आ रहा है ना, तो उसको हम लोग जो है पढ़ लें। समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग जो है पढ़ लें अच्छे से। या अगर लिखना हो तो लिख लें। आज कल का एक भेजा गया है, कल का एक गया है ना, तो उसको जो है मतलब डेली बेसिस पे कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, क्योंकि देखिए समय बहुत कम बचा है। 1 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है और 1 फरवरी के पहले हम लोगों को 10 मॉडल सेट प्रिपेयर कर लेना है। तो 10 में से पहला जो है चला गया है, समझ में आ रहा है ना। एक और हम लोगों को आज भेजा जाएगा और उसका वीडियो भी बनाया जाएगा, वीडियो भी उसका बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखें हम लोग आगे समझते हैं। बताया जा रहा है ना कि सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारे धरती पर 20,000 टाइप की चींटियां हैं। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए पहले ही लिख दिया है कि मुश्किल से हम लोग भरोसा करेंगे, ठीक है। क्या चीज़, किस बात का, 20,000 टाइप की चींटियां हैं हमारे यहाँ। 3 लाख प्रकार के क्या है, बीटल है, भृंग, ठीक है ना। और 28,000 मछलियाँ हैं। अभी हम लोग मछलियों की बात कर रहे थे। मछलियों की कितनी संख्या है बताएं, संख्या नहीं, जातियाँ। समझ में आ रहा है ना, मछलियों की जातियाँ कितनी हैं, 28,000। और 20,000 से अधिक जो है अधिपादप है। अधिपादप ऑर्किड, ये एक फ्लावर होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस ऑर्किड फ्लावर का कितना जाति है बताएं, 20,000 से अधिक, ठीक है ना। 20,000 से अधिक जो है ऑर्किड की जातियाँ हैं। तो इस लाइन को हम लोग याद रखेंगे, हमारे यहाँ कौन कौन जाति कितना कितना है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे हम लोग। अगला चलें, जैव विविधता के बारे में देखेंगे। जैव विविधता को हम लोग कैसे समझे। जैव विविधता जो है, इसमें हम लोगों को 3 प्रकार की विविधताएं दी गई हैं। सबसे पहली विविधता कौन है, आनुवांशिक विविधता। ये किस स्तर पर होती है, एक ही जाति में, जाति एक ही हो लेकिन उनके आनुवांशिक पदार्थ में जब अंतर होता है तब फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता कहेंगे। जैसे हिमालय के विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला एक पादप है, औषधीय पादप है, रावोल्फिया वोमिटेरिया। क्या नाम है, रावोल्फिया वोमिटेरिया। इसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेजर पाइन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। समझ में आ रहा है ना, क्षमता और सांद्रता का मतलब हो गया, रेजर पाइन जो है एक सक्रिय रसायन है और ये सक्रिय रसायन का उत्पादन किससे होता है, रावोल्फिया वोमिटेरिया से। और ये रावोल्फिया वोमिटेरिया किधर पाया जाता है, हिमालय। मतलब देखें, कहने का मतलब है कि एक ही पौधा है रावोल्फिया वोमिटेरिया और उस रावोल्फिया वोमिटेरिया की अलग अलग प्रजातियां हैं। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग प्रजातियां हैं और उनमें रेजर पाइन की जो सांद्रता है और क्षमता है वो सारे पौधों में भिन्न भिन्न है। तो इसको हम लोग आनुवांशिक विभिन्नता कहेंगे। क्या कहेंगे इसको। इसके बाद देखें, भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की, ठीक है ना। भारत में चावल की कितनी किस्में हैं, नहीं 2 लाख हम लोग पढ़े थे, 2 लाख। लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न धान की कितनी किस्में हैं, 50,000। और 1,000 से अधिक जो है क्या है, आम की जातियां हैं। आम की कितनी जातियां हैं, 1,000 से अधिक, ठीक है। अब देखिए जातीय विविधता। जातीय विविधता जो है ये किस स्तर पर होता है, जातीय स्तर पर। आनुवांशिक विभिन्नता आनुवांशिक स्तर पर। अब इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है जरूर एकदम। ये देखें, पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। यानी दोनों में से किस घाट पे उभयचर की जातियां ज़्यादा हैं, पश्चिमी या पूर्वी, पश्चिमी या पूर्वी। पारिस्थितिकीय विविधता हम लोग देखेंगे अभी। पारिस्थितिकीय विविधता समझ में आ रहा है ना। ये विविधता जो है पारितंत्र स्तर पर है। किस पर है ये कौन सी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस पे होती है, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। जैसे मान के चले रेगिस्तान हो गया,
वर्षा वन हो गया, गरान हो गया, ठीक है ना। गरान को मैंग्रोव बोलते हैं, और ये मैंग्रोव जो है दलदली भूमि होती है। दलदली भूमि मतलब जहाँ पानी भी हो और क्या हो, मिट्टी भी हो, ठीक है ना, वैसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। यहाँ बिंदु डाल देंगे, ठीक है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल, ठीक है, सुधार लेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है, प्रवाल, ठीक है, प्रवात पर लिखा है, प्रवाल भित्ति हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ। समुद्र की गहराई में मिलते हैं ये कोरल रीफ जो है, समुद्र की गहराई में मिलते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि हो गया, आर्द्र भूमि मतलब नम नम जगह, ठीक है ना। ज्वार नदमुख हो गया, ज्वार नदमुख एस्चुअरी, नदी का मुहाना, ठीक है ना। अल्पाइन सादवल, और अल्पाइन सादवल के बाद जो है ये सब जो है मतलब दिखा रहा है स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। मतलब कहाँ का, भारत का। भारत की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमारे भारत में इतनी सारी चीज़ें हैं, इकोलॉजी जो है पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लेवल में हमारा भारत जो है इन सभी जगहों में परिपूर्ण है। हमारे भारत में जो है वर्षा वन भी है, रेगिस्तान भी है, मैंग्रोव भी है, प्रवाल भित्ति भी है, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख, हर चीज़ है। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या चीज़, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोगों के यहाँ है, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, बताया गया है ना कि पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, इसका नाम, ठीक है ना, किसका नाम, IUCN, और इसका एक ईयर याद रखेंगे। IUCN का फुल फॉर्म पहले बताएं जरा क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN ने 2004 में एक डाटा रिलीज़ किया था, और उस डाटा में, उस रिलीज डाटा में बताया गया था ना कि पौधों की अब तक की कुल संख्या कितना है, बताएं, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, ठीक है ना। ये किसने बताया था, IUCN ने। कब बताया था, 2004 में। पौधों की कितनी रजिस्टर्ड जातियां हैं, 1.5 मिलियन से अधिक। समझ में आ रहा है ना, 1.5 मिलियन से अधिक। ये देखें, हमने बताया था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप की स्पीसीज होती हैं, ये हमने बताया था। लेकिन ये इसने अनुमान लगाया, समझ में आ रहा है ना, कि 1.5 मिलियन जो है इनसे भी ज़्यादा है। किन की जातियाँ, पौधों की जातियाँ, केवल पौधों की जातियाँ। अभी इतना ही नहीं, कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है। समझ में आ रहा है ना। उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में अधिक पूर्ण है। क्या चीज़ पूर्ण है, बताएं, वर्गीकी समूह की जातियों की खोज, ठीक है ना। ये उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध हम लोग किसको कहते हैं, बताएं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बाद जो है जस्ट कौन है, हाँ, उष्ण कटिबंध, ये दोनों, ठीक है ना। और इसके बाद देखें हम लोग, इसके आगे जो है ये हो जाएगा, और इसके बाद एक और जो है आ जाएगा, 2 लाइन और आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है ना, एक ये और एक ये। तो ये सब जो है, ये सब हम लोग जो रीजन देख रहे हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये तो फ्रीजिड जोन हो गया, पोलर रीजन होता है, लेकिन इसको हम लोग जो है कह लेते हैं क्या चीज़, हाँ, शीतोष्ण कटिबंध। और ये उष्ण कटिबंध होता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में है, हाँ, रेड वाला इक्वेटर है। तो वहाँ से पृथ्वी जो है 2 भागों में बांटी जाती है, मानी जाती है कि ये 2 गोलार्ध हैं। तो दोनों गोलार्ध में इन दोनों को छोड़ के, समझ में आया ना, इसमें तो ज़्यादा जातियों की खोज हुई है, पता भी चला है, और ज़्यादा जातियाँ रहती भी हैं यहाँ पे, क्योंकि मौसम जो है उनके अनुकूल होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ठंडी क्या होती है, बढ़ती है। नीचे भी आएंगे, इक्वेटर से नीचे आएंगे तब भी ठंडी क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर जाएंगे तभी ठंडी बढ़ेगी। तो इस वाले क्षेत्र में जो है ना, ज़्यादा जातियों की खोज अभी नहीं हो पाई है। लिखा है यहाँ पे, देखिए हम लोग कि वर्गीकी समूह की जातियों की खोज उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा किधर, शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में अधिक पूर्ण है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है दिखाया गया ना कि प्रबल रूप में उष्ण कटिबंध की बहुत सी जातियों की खोज शेष है। इसमें भी जो है दिखाया गया, उष्ण कटिबंध में भी जो है क्या है, अभी जातियों की खोज होनी बाकी है, ठीक है ना, पूरी जातियों की खोज नहीं हो पाई है। एक और चीज़ देखें हम लोग, डाटा,
इसमें से केवल डाटा ही याद रखना है हम लोगों को। बताया गया है ना कि वैज्ञानिक जो है वो बताते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जातीय विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक हमारे वैज्ञानिक मानते हैं। कौन से वैज्ञानिक? एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका रॉबर्ट मेय। तो याद रखें हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट मेय के अनुसार जातीय विविधता कितनी है? 70 लाख, ठीक है ना। या किस वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारे धरती पर जो है 70 लाख प्रकार की जातियां हैं? रॉबर्ट मेय ने बताया था। समझ में आ रहा है ना, किसने बताया था? रॉबर्ट मेय, ठीक है। एक और लाइन हम लोग जरा देखें, शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात और जंतुओं में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया गया। कुछ चरम आकलन की परास 20 से 25 मिलियन है, ठीक है ना। चरम जातियों की आकलन का जो परास दिया गया है, रेंज दिया गया है, मतलब ऐसा अनुमानित किया गया जिस हिसाब से जाति मिल रही थी और एरिया एक्सप्लोर किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसमें पता चल रहा था कि जितना ज़्यादा एरिया हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जितने ज़्यादा क्षेत्र को खोजेंगे, उतनी ही ज़्यादा जातियाँ मिलेंगी। जैसे इसको दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, अगर गोपालगंज में ही हम लोगों को केवल जातियों की संख्या गिननी है तो हम लोग गोपालगंज में पूरा घूम के पता करेंगे कि कितनी सजीव जातियाँ हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाए गोपालगंज सिवान दोनों का आप पता कीजिए, तब क्या करेंगे? दोनों का देखेंगे, दोनों में घूम के जो है, दोनों जिलों में घूम के हम लोग देखेंगे कि कितनी जातियाँ हैं। तो ज़रा बताएं कि केवल हमने गोपालगंज घूमा और गोपालगंज सिवान दोनों घूमा, तो इन दोनों के आंकड़े में क्या अंतर आएगा? गोपालगंज का अकेले अगर हम लोग जातीय विविधता देखें तो वो कम होगा, किसकी अपेक्षा? दोनों जिलों की अपेक्षा, मतलब जिसमें दोनों जिले गिने गए हैं। तो ये साफ बताता है कि जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे, जातीय विविधता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जातीय विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये सब बातें जो है कौन बताते हैं? रॉबर्ट मेय बताते हैं, ठीक है ना, रॉबर्ट मेय। इसके बाद देखें हम लोग, अगला टॉपिक जो है बताया जा रहा है ना कि 70% से अभी तक, मतलब जितनी जातियों की खोज हुई है उसमें 70% से अधिक जो है क्या हैं? जंतु हैं। जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृत बीजी, अनावृत बीजी जैसे पादपों को मिला के कितना है? 32% से 22% से अधिक नहीं है। और संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक जो है क्या है? बताया जा रहा है कि केवल कीट है। कीट माने आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है ना। जितने जंतुओं की जातियां हैं, जंतुओं की जातियां कितनी हैं? 70% से अधिक। तो 70% से अधिक में करीब करीब 70% जो है वो अकेले कौन है? कीट हैं। कीट की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? यहाँ दिया हुआ है, ये देखें हम लोग, ये जो टेबल बनाया गया है समझाया जाएगा इसमें कि कीटों की संख्या सबसे अधिक है, अर्थात 10 जंतुओं में से 7 क्या हैं? कीट हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी से भी अधिक है। किनकी संख्या? कवकों की संख्या। समझ में आ रहा है ना। कवकों की संख्या किससे किससे? मछली से, उभयचर से, सरीसृप से, इन सब से अधिक है। देखें इसके बाद हम लोग ये टेबल जरा देखेंगे हम लोग। इस टेबल में बताया जा रहा है ना कि कौन से जीव, इसको हम लोग ड्रॉ किए थे ना एक बार, इसको ड्रॉ किए थे, यहाँ लगा भी है, देखें हम लोग क्लास में लगा हुआ है, ये ऑलरेडी बना के कोई ना कोई लगाए हैं। तो देखें हम लोग कि इसमें बताया जा रहा है ना कि अकशेरुकी जीवों में कौन से जीव की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, किस जीव की संख्या जो है वो कम है। तो देखें जरा हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या है बताएं? कीट। कौन है? कीट है। और कीट से जो है कम, कीटों से कम संख्या किनकी है? और उससे कम संख्या क्रस्टेशियन की। अब बाकी जो ये भाग हो गया, इसमें अन्य सभी जीव आते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है कशेरुकी जीवों में बात करें, यहाँ से ये याद रखना है कि अकशेरुकियों में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? कीट की। और कशेरुकी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मछलियों की। मछलियों के बाद जो है कौन है बताएं? पक्षी। पक्षियों के बाद सरीसृप के बाद स्तनधारी, और उसके बाद जो है क्या चीज़? उभयचर।
अगर पादपों में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएंगे? कवक के बाद किसकी बारी है? आवृतबीजी। आवृतबीजी के बाद शैवाल। शैवाल के बाद मॉस, फर्न, लाइकेन। देख रहे हैं ना, ये सब जो है हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़ बताएं? बंटवारा, जीवों का बंटवारा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखें हम लोग, अगला जो है टॉपिक दिया हुआ है भूमि का। ठीक है ना, मतलब अभी तक जो है भूमि का केवल कितना % जो है एक्सप्लोर हुआ है बताएं? विश्व के, भारत जो है ना, भारत विश्व का केवल 2.4% है भूमि क्षेत्र में। भूमि क्षेत्र के मामले में अगर देखा जाए तो भारत के पास संपूर्ण विश्व की कितनी भूमि है? 2.4% भूमि है। और इसकी वैश्विक विविधता, जातीय विविधता, वो कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग शायद इसको बनाए भी हैं मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर एक जो अभी कुछ दिन पहले हम लोग रिलीज़ किए थे, हाँ, तो उसमें ये क्वेश्चन था। देखिए ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि इस लाइन से सवाल आ सकता है, इसलिए बताते हैं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो टिक किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। भारत में जो है, भारत में भू भौगोलिक क्षेत्र कितना है? पूरे विश्व का जो है 2.4%, लेकिन हमारी जातीय विविधता कितनी है? 8.1% है। ठीक है ना? संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। ठीक है ना? जो भी वर्ल्ड के 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उसमें से इंडिया भी है। मतलब जहाँ ज़्यादा जीवों की संख्या पाई जाती है उसमें से अपना भारत भी है, उस लिस्ट में अपना इंडिया भी है। ठीक है? भारत जो है वो क्षेत्रफल के मामले में कितना नंबर पे? देख लो, 4 नंबर पे है। क्षेत्रफल के मामले में 7 नंबर पे। और जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे है। हाँ, चाइना बहुत पहले पीछे चला गया। हाँ बिल्कुल। देखें, भारत में लगभग जो है कितनी जातियां हैं पौधों की? 45,000 जातियां किसकी हैं? पौधों की हैं। और इससे 2 गुना से अधिक क्या है बताएं? जंतुओं की जातियां हैं। अर्थात जंतुओं की जातियां कितनी हैं? 90,000 से अधिक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? 90,000 से अधिक। इनका नाम बार बार आएगा। ये जातीय विविधता पे जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं। कौन? रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर ने बताया है कि अब तक धरती पर जितनी जातियां हैं ना, उनका 22% ही खोजा गया है। जरा देखें, 22% खोजा गया तो 17 से 18 लाख हो गया। समझ में आ रहा है ना? 22% खोजा गया तो कितना हो गया? 17 से 18 लाख हो गया। ये बताते हैं कि अभी तक मात्र पूरी धरती का 22% ही हम लोग देख पाए हैं। समझ में आया ना? बाकी ऐसे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ जिनके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है ना? इस अनुपात का जो है, इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और करीब करीब 3 लाख से अधिक जो है जंतु जातियों की खोज और वर्णन होना अभी शेष है। 1 लाख से ज़्यादा पौधों का खोज होना है, 3 लाख से ज़्यादा जो है किसकी? जंतुओं की खोज होनी है। तो ये है हमारी क्या चीज़? जैव विविधता। इस लाइन में जितना नंबर है ना, वो नंबर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? इन सब से क्वेश्चन आता है। अब देखिए जरा हम लोग अक्षांशीय प्रवणता। ये अक्षांशीय प्रवणता हम लोग किसको कहते हैं? फिर से एक बार याद करना होगा, ये फिगर बनाना होगा। ये देखिए हम लोग, इसका अक्षांशीय मान जो है वो कितना होता है बताएं? विषुवत रेखा का, नहीं विषुवत रेखा का, ये इसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। ठीक है? ये वाली लाइन का 23.5 डिग्री, कितना? 23.5। और 23.5 डिग्री किधर? नॉर्थ में। समझ में आया ना? और ये वाला कितना होता है? ये भी 23.5 डिग्री होता है। समझ में आया ना? लेकिन किधर? साउथ की ओर। और इसका 66.6 नहीं, 5 कर सकते हैं हम लोग। 66.5 या 66 इंटीजर 1/2। समझ में आ रहा है ना? 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री किधर है? ये साउथ में। और ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं ये भी है कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ में। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हम लोगों का अक्षांशीय विविधता को दिखाने के लिए एक ग्राफ। तो अगर हम लोग अक्षांशीय प्रवणता देखते हैं,
ठीक है ना। तो अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार बताया जा रहा है ना कि भूमध्य रेखा में, ठीक है ना, भूमध्य रेखा में, ये देखें हम लोग, भूमध्य रेखा के पास स्थित एक देश है जहाँ पे पक्षियों की कितनी जातियाँ हैं? 1400। याद रखेंगे हम लोग। भूमध्य रेखा के पास में स्थित जो है देश कोलंबिया में कितनी जातियाँ हैं पक्षियों की? जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है, 41 डिग्री उत्तर, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के पास है कौन सा? कोलंबिया। तो कोलंबिया में 1400 पक्षी और 41 डिग्री उत्तर में, 41 डिग्री उत्तर का मतलब क्या हो गया? ये 23.5 डिग्री देख रहे हैं ना, इसके बीच में, इसके आसपास जो है आएगा करीब करीब। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का कौन सा देश बताएं? न्यूयॉर्क, ठीक है ना, न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक स्टेट है। तो न्यूयॉर्क में कितनी पक्षियों की जातियाँ हैं बताएं? 105। न्यूयॉर्क में कितनी पक्षियों की जातियाँ हैं? और जबकि ग्रीनलैंड की अगर बात करें, ग्रीनलैंड, ठीक है ना, जो कभी भी ग्रीन नहीं होता है ग्रीनलैंड जो है वो कैसा रहता है? हमेशा सफ़ेद रहता है। कि क्यों? बर्फ के कारण। 71 डिग्री उत्तर में है ये ग्रीनलैंड जो है वो कितना है? 71 डिग्री ऊपर, यानी वो चला गया पोल में, किस में? उत्तरी ध्रुव में चला गया, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव में आ गया। तो उत्तरी ध्रुव में जो है ये कितना डिग्री उत्तर की ओर है बताएं जरा? 71 डिग्री उत्तर की ओर है। बताया जा रहा ना कि यहाँ पे केवल जो है कितने पक्षी जातियाँ हैं? 56 पक्षी जातियाँ हैं। पक्षियों की कितनी जातियाँ हैं? मात्र 56। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है देखें, यहाँ पे 1400 पक्षी, यहाँ पे कितने पक्षी? 105, और उसके बाद कितने पक्षी? 56। समझ में आ रहा है ना। तो ये 56 पक्षी जो है बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जातीय विविधता क्या हो रही है? घट रही है। तो इस बात का कंक्लूजन थोड़ा अपना दिमाग चला के करना होगा। यहाँ तो हमको दे दिया है कि भाई इतनी इतनी जातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वो खुद से सोचना होगा कि ऊपर जा रहे हैं तो जो अनुकूलन है वो घट रहा है, मौसम का अनुकूलन जो है वो घट रहा है, और अनुकूलन घटने के कारण जो है क्या हो जा रहा है बताएं? जातीय विविधता में कमी आ रही है। जातीय विविधता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है बताएं? उष्ण कटिबंध में पड़ता है। यहाँ पे 1200 से अधिक जो है पक्षी जातियाँ अपने भारत में, ठीक है ना। भारत जो है वो कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के आसपास, उष्ण कटिबंध में, ठीक है ना। इसका अधिकतर भाग जो है उष्ण कटिबंध में होता है। तो हमारे यहाँ पक्षियों की कितनी जातियाँ हैं? 1200। इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वाडोर संवहनी पौधों की जातियाँ, यूएस के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण के वनों से कितना है? देखें इक्वाडोर, ये कहाँ है? इक्वाडोर कहाँ है बताएं जरा हम लोग? इक्वाडोर जो है वो उष्ण कटिबंध में है, और ये यूएस का मध्य पश्चिम वो कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध से ज़्यादा इक्वाडोर के इस उष्ण कटिबंध में पौधों की जातियां हैं। कितना गुना? 10 गुना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। और इसके बाद शुरू हो रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितनी कितनी जो है जातियां हैं और अलग अलग प्रकार के जैव विविधता की। तो एक बार हम लोग काउंट करें जरा, देखें। अमेजॉन जंगल नाम सुने हैं ना हम लोग? अमेजॉन जंगल जो है वो करीब करीब 9 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 9 देशों में फैला हुआ है। तो अमेजॉन के जंगल जो है, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की श्रेणी में आते हैं। ये जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ की कहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक है? उष्ण कटिबंध की। समझ में आ रहा है ना। उष्ण कटिबंध पर करीब करीब जो है 40,000 किन की जातियाँ हैं? पौधों की। 3,000 किन की जातियाँ हैं? मछलियों की। और 1300 जो है किन की जातियाँ हैं? पक्षियों की। 427 स्तनधारी और 427 क्या चीज़? उभयचर। 378 क्या चीज़? सरीसृप। और 1,25,000 से अधिक किन की जातियाँ हैं? अकशेरुकियों की जातियाँ हैं। इन जातियों की संख्या हम लोग याद रखेंगे। इन जातियों की संख्या याद रखेंगे। अमेजॉन जंगल में कितने प्रकार के पौधे हैं? 40,000। मछलियाँ कितने प्रकार की? 3,000। 1,300 प्रकार के पक्षी, और 427 और 427 और 378, 1,25,000 अकशेरुकी जातियाँ हैं। अभी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वर्षा वन में कम से कम 2 लाख जो है कीट जातियों की खोज होनी क्या है? बाकी है।
2 लाख और कीटों की जातियां अर्थात अकशेरुकियों की जातियां खोजी जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये अमेजॉन जंगल की जैव विविधता को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। शीतोष्ण, अब देखें हम लोग, सवाल है कि पारिस्थितिकी और जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं जिनमें कुछ बातें बताई गई है। ये जैव विविधता क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो देखें जरा, जाति उद्भवन, जिसको स्पेसिएशन हम लोग बोलते हैं, स्पेसिएशन, नई नई जाति का विकास होना समय बदलते है तब, ठीक है ना। अर्थात समय के बदलाव के अनुसार जो है नई नई जातियों का विकास होना क्या कहलाता है, ग्लेसिएशन, स्पेसिएशन कहलाता है। उसी तरह देखें हम लोग, शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार जो है क्या होता है, ग्लेसिएशन होता है, अर्थात बर्फ पिघल के जो है क्या बनती है, नदियाँ, ठीक है ना, नदियाँ बनती हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत ये मौसम जो है ना अबाधित रहा है, ठीक है ना। अबाधित का मतलब हो गया कि ये जल्दी बदलता नहीं है। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण से भिन्न है और कम मौसमीय परिवर्तन दिखाता है। जाहिर है जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी, मतलब ये जो सीजन चेंज होते हैं, तो सीजन जो है जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे। कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है ना। वहाँ पे सालों भर जो है सूर्य का प्रकाश वगैरह मिलते रहता है, तो इसलिए जातियों की विविधता जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तीसरी बात देखें हम लोग, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है। अभी हमने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, जो इक्वेटर के आसपास है, विषुवत रेखा के दाएं बाएं, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा के अगल बगल ये जो दोनों क्षेत्र हमारे पड़ रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है ना वो सबसे अधिक पड़ता है। सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश जो है कहाँ पड़ेगा, इक्वेटर के आसपास। तो जाहिर है कि यहाँ पे हाँ ठंडी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, इस वाले जगह पे क्या ज़्यादा होती है, ठंडी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो जातियों की विविधता है वो कम होगी, बहुत कम जातियाँ हैं जो यहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होंगी, वही जातियाँ जो है मिल सकती हैं यहाँ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जातीय संबंध, क्षेत्र संबंध, ये भी क्वेश्चन था मॉडल पेपर में। ये क्वेश्चन था कि बताइए जातीय क्षेत्र संबंध जो है इसका जानकारी जो है वो कौन दिए थे, कौन से साइंटिस्ट दिए हुए थे। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हम लोगों ने टिक किया हुआ था, याद आ रहा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे जिन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों का गहन अन्वेषण किया, गहन अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद जो है वो बताए यही बात जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा क्षेत्र का विश्लेषण हम लोग करेंगे उतनी ही जातियों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जातियों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो जातियों की संख्या जो है वो निर्भर करता है किस बात पे बताएं, क्षेत्र कितना विश्लेषण हुआ, ठीक है ना, कितने एरिया को हम लोग एनालाइज किए, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर कम एरिया को एनालाइज कर रहे हैं तो जातीय विविधता जो है वो क्या होगी, कम होगी। अगर ज़्यादा एरिया को एनालाइज कर रहे हैं तो जातीय विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैव विविधता में पारितंत्र का जो है क्या महत्व है, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नहीं दिए गए हैं। हाँ, इसके बाद जो है ज़रूर ये देखेंगे हम लोग क्या क्या, कौन सी चीज़ें जो है गायब हुई हैं यहाँ धरती से, जो है कौन कौन सी जातियाँ गायब हुई हैं, इनके बारे में जो है एक नज़र ज़रूर देखेंगे हम लोग। और एक और इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस यहाँ से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखें जरा, बताया गया है ना कि यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियाँ ही रहे, हमारे धरती पर जातियाँ कितनी हैं चींटियों की, 20,000। लेकिन पूछा जा रहा है कि अगर 20,000 के बदले 15,000 ही रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से जीवन प्रभावित होगा। तो इन सब बातों को समझने के लिए एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे इकोलॉजिस्ट, नाम क्या है, पॉल एहरलिच। समझ में आ रहा है ना। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में था कि किसने दिया था रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। रिवेट पोपर परिकल्पना जो है वो किसने दिया था, ये देखें हम लोग, रिवेट पोपर परिकल्पना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेट पोपर परिकल्पना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया हुआ था, पहले तो हमको इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्या था नाम इनका, पॉल एहरलिच, पॉल एहरलिच, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि रिवेट पोपर हाइपोथेसिस
जो है क्या। इन्होंने कंपेयर किया था रिबेट को किससे, इकोसिस्टम स्पीसीज से, और पॉपर को जो है किससे, इस पूरे इकोसिस्टम से। जैसे ये ऐसे नहीं समझ में आएगा क्या है रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि एक जहाज़ का निर्माण, एक बड़े जहाज़ का निर्माण, अब वो चाहे पानी जहाज़ हो या फिर जो है हवाई जहाज़ हो, कोई भी जहाज़ हो, तो उसका निर्माण जो है लोहे की छोटी छोटी शीट को एक साथ जोड़ के होता है। एक साथ क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, और तब जाके जो है वो वाटर टाइट बनता है। वाटर टाइट का मतलब हो गया कि एक बूंद भी पानी उसमें नहीं जा पाता है, या अगर हवाई जहाज़ है तो उसमें हवा नहीं जा पाती है। समझ में आ रहा है ना। और इस तरह से उसको एयर टाइट या वाटर टाइट हम लोग बनाते हैं। तो अगर एक भी लॉस हुआ किसका, रिबेट का, एक भी रिबेट का लॉस हुआ तो क्या हमारा जहाज चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी जातीय विविधता है, जैव विविधता है, इस जैव विविधता में से अगर किसी एक जीव की हानि होती है तो हमारा जो है जीव सिस्टम चल नहीं पाएगा। ये जो हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, हमारा जो पारितंत्र है, ये नुकसान में जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखें, घास हो गया, और घास को कौन खा रही है बताएं, बकरी, और बकरी को जो है खा रहा है कौन, शेर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ले लिए एग्जाम्पल। तो जरा बताएं कि इस इकोसिस्टम में से हम लोग इसको जो है एलिमिनेट करवा देते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग एलिमिनेट करवा देते हैं, किसको, बकरी को हटा दिया जाए। तो एक बात बताएं कि ये शेर जो है क्या खाएगा, घास नहीं खा सकता है, ठीक है ना। और घास को जो है खाने वाला अब कोई नहीं रहेगा, घास को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो घास की संख्या जो है क्या होगी, बढ़ेगी। और इनको खाने के लिए बकरी नहीं है तो इनकी संख्या घटेगी। उस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम लोग इस फूड चेन में से किसी एक जीव को गायब करते हैं तो उस एक जीव के गायब होने का असर जो है पूरे पारितंत्र पर होगा। समझ में आ रहा है ना। ये बात समझाया था किसने, पॉल एहरलिख ने। और यही आंसर हम लोगों को मिलता है यहाँ कि अगर 20,000 चींटियों की बजाय केवल 15,000 ही रहें तो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है क्या हो जाएगा, हाँ, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से सीखने को मिलती हैं। अब देखें हम लोग जैव विविधता की क्षति को देखना है। जैव विविधता की क्षति, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से जीव विलुप्त हुए हैं, कौन कौन सी जातियाँ गायब हुई हैं। तो जरा देखें हम लोग, 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हुई हैं, किन की बताएं, पक्षियों की। कहाँ के पक्षियों की, उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर, उष्णकटिबंधीय द्वीप पर करीब करीब जो है 2000 से अधिक जो है जातियां किन की विलुप्त हुई हैं, पक्षियों की जातियां। समझ में आ रहा है ना। और ये IUCN की लाल सूची, ठीक है ना, रेड लिस्ट, ठीक है ना। IUCN जो है 2004 में जो रेड लिस्ट इशू किया था उसमें बताया था इसने कि करीब करीब 500 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हुई हैं, 784 जातियां विलुप्त हुई हैं। 500 बीते 500 वर्षों में जातियों की कितनी विलुप्ति हुई है बताएं, 784। अब इस 784 में से 338 जो है जातियां किन की है, कशेरुकियों की, ठीक है ना। 359 जातियां किन की है, अकशेरुकियों की। और 27 जो है वो किन की है, पादपों की है। 27 जो है वो पौधों की, हाँ 87 जो है जातियां किन की विलुप्त हुई हैं, पौधों की। तो इस तरह से अगर जीव विलुप्त होते गए तो फिर हमारी धरती जो है एक दिन खाली हो जाएगी। ये जो हम लोग काउंट कर रहे हैं कि 17 लाख से 18 लाख प्रकार के जीव हैं, वो जो है डेटा कम हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस रॉबर्ट मे ने जो ये अनुमान लगाया था कि 70 लाख प्रकार की जातियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है कम होगा, प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सवाल है कि उन विलुप्त जातियों में कौन कौन है। तो विलुप्त जातियों में जो है आ जाएगा मॉरिशस का कौन, डोडो, देखें हम लोग इसका फिगर, पक्षी है ये एक। अफ्रीका का क्या चीज़, कैगा। ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, समझ में आया ना। और रूस की कौन, एस्टेलर समुद्री गाय। बाली, जावा और कैस्पियन बाघ, समझ में आया ना। बाली, जावा और क्या चीज़, कैस्पियन बाघ, इनकी 3 जातियां। और पिछले 20 वर्षों में करीब करीब जो है कितनी जातियां विलुप्त हुई हैं, 27 जातियां विलुप्त हुई हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस अगर रेट से जातियों की विलुप्ति होती रही, अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया,
इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया तो फिर जो है पृथ्वी एक दिन खाली हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक एक जातियाँ, डायनासोर जो है आज हम लोगों को केवल कहानियों में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं, समझ में आ रहा है ना, मूवीज़ में मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं है वो। बट ऐसा हम लोग जानते हैं कि किसी ना किसी समय में डायनासोर यहाँ होते थे। समझ में आ रहा है ना? डायनासोर होते थे। तो हर एक जीव के बारे में हम लोग यही बात कहने लगेंगे कि एक ऐसा जीव होता था, ठीक है ना, एक था टाइगर, हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से जो है मतलब जातियों की कंजर्वेशन, उनकी संरक्षण जो है वो जरूरी है। तो इस बात को पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि हमको अपने जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? विश्व की करीब करीब 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। 15,500 से अधिक जातियां जो है वो क्या हैं? विलुप्ति के कगार पर हैं, वल्नरेबल है, ठीक है ना, थ्रेटेंड है। और 12% जो है इसमें क्या है? पक्षी हैं। 23% कौन है? मैमल्स। और 32% कौन है? एम्फीबियंस। 31% जो है वो कौन है? आवृतबीजी किनको कहते हैं? हाँ, जिन पौधों में फूल आते हैं। ऐसी कितनी जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं? 31%। समझ में आ रहा है ना? 31%। तो इस तरह से जो है जीवों की अगर विलुप्ति होती रही तो फिर जो है हम लोगों की क्या है, देखें 100 वर्षों में ही ये पृथ्वी की आधी जातियां क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? तो अब सवाल है कि आखिर हम लोग कैसे बचाएं, या इसके कारण क्या हैं? ये जो विलुप्ति हो रही है इसके कारण क्या है? तो जैव विविधता के नष्ट होने के कारण जो है ये पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय में जो है ये सवाल आता है। तो इसको जो है हम लोग कल देखेंगे, कल एक्सप्लेन करेंगे इसको। और फिलहाल जितना मॉडल पेपर जा रहा है उसको हम लोग पढ़ें, और अगर पॉसिबल हो तो लिखें, उसको लिखेंगे सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लिखेंगे तो वो हमारे माइंड में चीज़ें सेट होंगी और फिर याद करने में भी आसानी होगी।